साथियों, राजस्थान में योजना तो 256 प्लस संचालित है, लेकिन आपको इन योजनाओं में से कितनी योजनाओं के विषय में जानकारी है, ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी मुख्य योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं, जो कि राजस्थान के अंतर्गत संचालित है। इसलिए साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेंशन योजना के विषय में, क्योंकि राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं, उन्हें सभी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना आई है। यदि आप लोग भी पेंशनधारी और आप पेंशन उठा रहे हैं, तो दोस्तों ये सूचना आप लोग जानकर ही जाइएगा। इसके अलावा ई-केवाईसी को लेकर और भौतिक सत्यापन को लेकर हमारे बहुत सारे पेंशनधारी कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर करने वाला हूं कि आप लोगों को ई-केवाईसी करवानी है या फिर भौतिक सत्यापन करवाना है या फिर दोनों ही करवाने हैं, या फिर इसमें से कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं है, आप लोग संपूर्ण डिटेल समझिएगा। इसके अलावा 2 महीने की बकाया पेंशन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि साथियों सितंबर और अक्टूबर की बकाया पेंशन है। जी हां साथियों, आपको इसके संबंध में भी डिटेल से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा केंद्र के अंतर्गत संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, लिस्ट जारी हो चुकी है, किन किन किसान भाइयों को 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा वो भी आप लोग देखना। और दोस्तों, ऐसे किसान भाई जिन्होंने कृषि लोन ले रखा, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथियों, जिन्होंने कृषि लोन नहीं ले रखा, कोई व्यावसायिक लोन ले रखा लेकिन लोन जरूर ले रखा है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है अनुदान योजना को लेकर। और साथियों, राशन कार्ड और सब्सिडी सिलेंडर को लेकर भी खास अपडेट है, जो कि वर्तमान में आपको पता ही होगा, राशन कार्ड को लिंक किया जा रहा है एलपीजी आईडी से। तो साथियों, इसके रिगार्डिंग भी एक महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना है। आपको बताना चाहूंगा, राशन कार्ड और एलपीजी आईडी को लेकर बहुत सारे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आप लोग की उन समस्याओं का समाधान भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एलपीजी आईडी और राशन कार्ड संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये तो आप लोगों को भी पता है कि एलपीजी आईडी को लिंक किया जा रहा है, लेकिन साथियों क्या आपको यह पता है कि 450 रुपए में सिलेंडर चाहिए तो 17 अंकों वाली एलपीजी आईडी की सीडिंग भी जरूरी होगी। और इसके अलावा 687 राशन की दुकानों पर 30 तक विशेष सीडिंग की जा रही है। अब विशेष सीडिंग क्या चीज है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सीडिंग तो की जा रही है, लेकिन विशेष सीडिंग क्या है? गैस डायरी में दर्ज नंबर होंगे सीडिंग नंबर, यानी कि इसमें कुछ अलग से बदलाव है। अब आप लोग देख लीजिएगा, यदि आपको 17 अंकों का जो सीडिंग नंबर है वो नहीं मिलता है, तो इसके अंतर्गत एक बदलाव किया गया है। वो क्या किया गया है वो देखिएगा। आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को फ्री गेहूं के साथ रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी का लाभ देने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा सीडिंग अभियान शुरू किया गया। राशन डीलर को एलपीजी की 17 अंकों की आईडी को सीडिंग करना होगा। उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलने वाला लाभ खाद्य सुरक्षा चयनितों को भी बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार दिया जाएगा। इसके लिए सीडिंग कार्य मंगलवार से शुरू हो चुका है। 30 नवंबर तक यह कार्य चलेगा। योजना के लिए जो लाभान्वित परिवार है, एनएफएसए के राशन कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य की गई है। इसके बाद 17 अंकों वाली एलपीजी आईडी को भी सीडिंग किया जाएगा। यदि राशन कार्ड पर कई सदस्यों के पास अलग अलग गैस कनेक्शन है, इसको समझिएगा, तो प्रत्येक सदस्य के गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी सीडिंग की जाएगी। गेहूं प्राप्त करने से पहले आधार सीडिंग, एलपीजी आईडी सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि अब आप लोगों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया की जो तिथि थी ना राशन कार्ड को लेकर, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 31 अक्टूबर इसकी लास्ट तिथि रखी गई थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है, 30 नवंबर कर दिया गया है। एलपीजी आईडी की सीडिंग भी करवाइए और ई-केवाईसी भी करवाइए। इधर विभाग के द्वारा लाभार्थी को सलाह भी दी गई है कि गेहूं वितरण 5 नवंबर से किया जाएगा। इससे पहले राशन की दुकान पर नहीं जाना है, उन्हें ई-केवाईसी भी करवानी होगी। हालांकि 5 वर्ष के जितने भी सदस्य हैं, यानी कि यदि आपके बच्चे हैं 5 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उनकी ई-केवाईसी नहीं हो रही थी, राशन डीलर आपको राशन नहीं दे रहे थे, तो उनके संबंध में ये बड़ी अपडेट है। तो उनकी ई-केवाईसी यहाँ पर जरूरी नहीं की गई है। यदि राशन डीलर राशन नहीं देता तो आप 181 पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं, या फिर राशन डीलर की दुकान पर हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं, वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। राशन डीलर को आप लोग समझा सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के जितने भी कैंडिडेट है उनकी ई-केवाईसी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर लेने के लिए 17 अंकों की एलपीजी आईडी की सीडिंग करनी होगी। उचित मूल्य की दुकानों पर 30 नवंबर तक पोस्ट मशीन से यह सीडिंग की जाएगी। यह प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है। हितेश जोशी जिला रसद अधिकारी हैं चित्तौड़गढ़ से, उन्होंने ये बड़ी अपडेट दी है। और जिन लाभार्थियों का आधार नंबर राशन कार्ड में पहले से सीड नहीं है, याद रखना इस चीज को, उनको राशन की दुकान पर जाकर आधार नंबर को पहले सीडिंग करवाना होगा।
मुख्यालय से आदेश आने के बाद जिले के सभी 687 राशन डीलरों की आवश्यक ये निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि साथियों ये तो पर्टिकुलर अपडेट है राशन डीलरों के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो विशेष अपडेट थी वो यही थी। एक तो बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों की सीडिंग करवाना कोई जरूरी नहीं है, KYC भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप लोग की 17 अंकों की सीडिंग आईडी को लेकर भी एक अपडेट थी। 17 अंकों की आपको सीडिंग आईडी यहाँ पर लगानी है। सीडिंग आईडी कैसे निकाल सकते हो वो मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि लोन योजना को लेकर है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे जिन्होंने कृषि ऋण ले रखा है, और बहुत सारे व्यापारी या फिर जो कामगार कैंडिडेट है वो ऐसे जिन्होंने अकृषि ऋण ले रखा है। तो दोस्तों देखिए, यदि आप लोगों ने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है तो आप लोगों के लिए एक लोन अनुदान योजना चलाई गई है। आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको जानिएगा यदि आपके पास लोन है तो, ठीक है ना। देखिए आपको बताना चाहूंगा, केंद्रीय सहकारी बैंक कृषि लोन पर 7% की सब्सिडी देगा। जी हाँ साथियों, आप लोग यहां से पढ़िएगा, डिटेल आप लोग जान लीजिए। केंद्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कृषि लोन पर 7% की सब्सिडी देगा। अकृषि लोन पर 5% की सब्सिडी देगा। यानी कि ऐसा लोन जो कि किसानों के लिए नहीं बनाया गया, व्यापारियों के लिए, कामगार मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए बनाया गया है, उनके लिए 5% सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने कृषि व उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋण एवं अकृषि ब्याज अनुदान योजना लागू की है। लोन राशि समय पर चुकाने पर ही यह सब्सिडी दी जाएगी, इस बात को भी समझ लेना। सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान घोषणा की गई थी, जिसको लागू अब किया जा चुका है। सहकारी मंत्री गौतम कुमार ने बताया है कि जिन किसानों के द्वारा पूर्व में कृषि ऋण प्राप्त किया गया है और वे अपने ऋण को समय पर चुकता कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5% अनुदान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बार ब्याज और सब्सिडी के लिए कुल 39.75 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है, यानी कि प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों के लिए इस सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपका लोन बकाया नहीं होना चाहिए, समय पर चुकता होना चाहिए। 2 साल के लिए लिया तो 2 साल में ही आपको चुकता करना है। इसके अलावा यदि आप लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने 2 लाख का लोन लिया था 2 साल के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं तीसरी साल में जब आप लोन चुकाने जाओ, क्योंकि 2 साल तो बीत चुके हैं, तीसरी साल में, चौथी साल में जब आप लोन चुकाने जाओ तो आप लोग 25% अनुदान, यानी कि 25% आप लोग लोन की राशि भर सकते हो। लोन की राशि 25% भरने के बाद आप इस योजना के लिए पात्र हो जाओगे, यानी कि आपको लोन अनुदान योजना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सहकारी बैंकों के माध्यम से मिलेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे पेंशनधारी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि जीवित प्रमाण पत्र क्या चीज है। देखिए दोस्तों, जीवित प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जीवित प्रमाण पत्र ऐसे पेंशनधारियों के बनाए जाते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो रिटायरमेंट होकर पेंशन भोगी बन चुके हैं। तो दोस्तों उनका जीवित प्रमाण पत्र बनाया जाता है, और वो जीवित प्रमाण पत्र उन सहकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ उनकी ऑफिस के माध्यम से बनाए जाते हैं या फिर पोस्ट बैंकों के माध्यम से, ठीक है ना। और जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं, जो वृद्धा कैंडिडेट हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जीवित प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति आप लोग क्रिएट कर रहे हो ना, बार बार कमेंट कर रहे सर जीवित प्रमाण पत्र का क्या सिस्टम है, तो मैंने आपको बता दिया ये हमारे सिर्फ उन पेंशनधारियों के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वो रिटायरमेंट होकर के पेंशन भोगी बन चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि आप लोग की ई-केवाईसी को लेकर और भौतिक सत्यापन को लेकर है। देखिए 16 पेंशन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं होने के कारण सत्यापन नहीं हो पाया। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा, देखिए यदि आप लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है और आप लोग डायरेक्ट भौतिक सत्यापन करवाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा नहीं करवा सकते, क्योंकि ई-केवाईसी आप लोगों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। ई-केवाईसी जिन कैंडिडेट की हो चुकी है उनका ही भौतिक सत्यापन होगा, इस बात को भी समझ लेना। और यदि आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई, आप लोग डायरेक्ट भौतिक सत्यापन करवाने जाओगे तो भौतिक सत्यापन भी नहीं होगा और अगले महीने की पेंशन भी नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है ये। इसलिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ई-केवाईसी करवानी है। और ई-केवाईसी करवाने के बाद आपको बैठना नहीं है, आप ये सोचो कि ई-केवाईसी करवा ली अब आपका पेमेंट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यदि ई-केवाईसी करवा लिए तो आपको फिर भौतिक सत्यापन करवाना भी जरूरी है, यानी कि दोनों काम आपके डन होने चाहिए, ई-केवाईसी प्लस में भौतिक सत्यापन, तब जाके आपको आगामी महीने का पेमेंट आएगा। आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं 16 पेंशन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं होने के कारण सत्यापन नहीं किया गया था। यदि पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसमें संपूर्ण डिटेल लिखी है किस प्रकार से किन किन कैंडिडेटों का यहाँ पर सत्यापन करवाना था और किन किन कैंडिडेटों का सत्यापन नहीं हुआ है। वैसे मैंने आपको मेजर पॉइंट इसके बता दिए, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों एक और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने व डिजिटल प्रक्रिया में सहयोग शिविर 11 को आयोजित होंगे। यानी कि ऐसे पेंशनधारी जो कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनका जीवित प्रमाण पत्र नहीं बना है अभी तक,
तो आपको बताना चाहूँगा, आपके गाँव में, आपके कस्बे में 11 नवंबर से पेंशन भोगियों के लिए शिविर लगाए जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना, आपको शिविरों के अंतर्गत भाग लेना है और अपना जीवित प्रमाण पत्र बनवा लेना है, जो कि साथियों डिजिटल तौर पर आप लोगों का जीवित प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे उन कैंडिडेट के लिए जो कि रिटायरमेंट कैंडिडेट और पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए आ रही है। साथियों आप लोग की अपडेट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर। हमारे बहुत सारे किसान भाई इसकी 19वीं किस्त को लेकर बार बार ये पूछ रहे थे कि इसकी 19वीं किस्त कब आएगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, 18वीं किस्त का जो वितरण किया गया था वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया था, जो कि 9.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंची थी ये धनराशि। और साथियों ये वाशिम महाराष्ट्र को 5 अक्टूबर को किया गया था, आपको भी पता होगा। लेकिन साथियों 19वीं किस्त का यदि हम काउंटेशन करें ना, तो 5 अक्टूबर से 4 महीने काउंट कर लीजिएगा। 5 अक्टूबर के बाद 5 नवंबर 1 महीना हो गया, फिर 5 दिसंबर 2 महीने हो गए, फिर 5 जनवरी 3 महीना और फिर 5 फरवरी, यानी कि 5 फरवरी को आपका चौथा महीना कंप्लीट होगा। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि 5 फरवरी के आसपास ही आपको 19वीं किस्त का पेमेंट आएगा। लेकिन वाकई में डिटेल क्या है, यानी कि ऑफिशियली अपडेट क्या कहती है, और जो कुछ न्यूज पेपर हैं जिनके माध्यम से ऑफिशियली अपडेट आई है वो क्या कहती है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आपको दोस्तों अमर उजाला का एक अपडेट दिखा देता हूं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, पीएम किसान योजना सरकार कब जारी कर सकती है 19वीं किस्त, जानिए क्या है पीएम किसान योजना में आवेदन करने का तरीका, वो भी देख लीजिएगा। देखिए साथियों ये अमर उजाला का लेटेस्ट अपडेट है, और साथियों अमर उजाला एक ऑथेंटिक अपडेट देता है, आपको भी पता होगा। देश में आज के समय करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने कुछ साल पहले की थी, और इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों में जो है जारी किया जाता है, आपको भी पता होगा। प्रत्येक साल 3 किस्त जारी की जाती हैं और 4-4 महीने के अंतर्गत जारी की जाती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अब तक सरकार योजना की कुल 18 किस्त जारी कर चुकी है। 18वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद देश भर में कई किसान 19वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरकार कब तक 19वीं किस्त जारी कर सकती है और आपके खाते में ट्रांसफर कर सकती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त अगले साल फरवरी महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूंगा यदि अमर उजाला का अनुमान फरवरी के महीने के अंतर्गत है, तो दोस्तों हमारा आइडिया यह कहता है कि 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के आसपास ही आप लोगों की 19वीं किस्त का वितरण हो जाएगा, और हो सकता है कि अब की बार आपको अंतिम वीक ऑफ जनवरी के आसपास ही 19वीं किस्त का वितरण हो जाए। जी हाँ साथियों, पूरी संभावना है। ठीक है ना, तो दोस्तों 19वीं किस्त को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।